3 मंजिला मकान पर ससुराल। देना ही पड़ेगा, लेकिन ये डिसीजन आपके और माँ के हाँ के बाद ही पॉसिबल है। हाँ माँ बाबू जी, अब आप लोग ही बताओ कब करना है और फिर ये डिसीजन हमको कब लेना है। अपने बेटे मोहन और रमन के मुंह से ये बातें सुनकर गायत्री जी, सुरेश जी एकदम शांत बैठे थे। फिर देखो बेटा, हम तुम दोनों को अपना फैसला पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब बार बार फिर से वही बात। बिल्कुल सही कहा गायत्री ने। हमारे जीते जी तो हम उस पर विचार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करते रहना। अपने माँ बाबू जी के मुंह से ये सुनकर मोहन और रमन उठकर वहां से चले जाते हैं और अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन, क्या हुआ सीमा, बड़े गुस्से में लग रही हो? अब आप कुछ ना कहिए तो बढ़िया है। समझ गया सीमा, लेकिन तुम भी तो समझदार हो ना, मेरी अगर चलती होती तो। जिसकी भी चलती हो साहब, लेकिन आप खुद ही घर के हालात देख लो। एक ये सर्दी की बारिश, ऊपर से ये टपकती छत, बताओ मैं क्या करूं? अरे क्या करूं सीमा, अब ये घर पुराना हो चला है। बात पुराने घर की नहीं है, बात यह है कि हमारे घर में कुल 10 लोग हैं, जिसके लिए एक प्रॉपर स्पेस भी तो होनी चाहिए ना। न बच्चों के लिए पढ़ाई का कमरा, न उनके खेलने के लिए छत, ऊपर से आए दिन किसी न किसी का आना जाना। अभी रमन और सीमा बात कर रहे थे कि गायत्री जी की आवाज आती है। अरे सीमा बहू, तुम यहाँ इन सब कामों में लगी हुई हो, अभी मेहमान आने वाले हैं। देखो बच्चों ने नीचे कितना गंदा कर रखा है। मम्मी जी, अभी साफ किए हुए मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ है, फिर से गंदा हो गया। ठीक है, कर रही हूँ मैं। सीमा गुस्से में फनफनाती हुई नीचे वाले फ्लोर पर जाती है और सफाई करने लगती है। तभी झांक कर रसोई में देखती है कि जेठानी सुमन भी एक्सप्रेस की स्पीड से अपने कामों में लगी हुई है। भाभी, कैसे इतनी छोटी सी जगह में इतने लोगों का खाना मैनेज कर रही हैं आप? क्या ही करूं, तू बता सीमा। भाभी, अब मैं क्या ही बताऊं आपको, मेरी यहाँ पर खुद की हालत इतनी पतली हो रखी। अभी सफाई करके गई थी और फिर से बच्चों ने क्या कचरा कर दिया। अभी देवरानी जिठानी बातें कर रही थी कि तभी उनके घर मेहमानों के आने की दस्तक होती है। अब जब तक सीमा और सुमन के यहाँ मेहमान आए हैं, तब तक हम आपको उनके घर की सबसे बड़ी परेशानी के बारे में बता देते हैं। तो बात दरअसल ये है कि बिहार में जन्मे सुरेश बाबू आज से लगभग 45 साल पहले बेहद गरीबी से निकलकर दिल्ली आए, इसी आस में कि वहाँ कोई रोजगार मिलेगा। और फिर हुआ भी ऐसा ही, आखिर में यहीं के होकर रह गए। और फिर बाद में जब परिवार आगे बढ़ा तो एक घर बनाने की सोची। सुनो गायत्री, अब ये घर तो हमने बनवाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये आगे की कहानी कैसे निपटेगी, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। कहीं से भी पैसे की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। देखो मोहन के पापा, अब हमने बनवाना शुरू तो कर ही दिया है, इसलिए आप चिंता ना करो। जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। सब उस ऊपर वाले के हाथ छोड़ दो, वो हमें जरूर रास्ता दिखाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। फिर इस तरह बड़ी ही मुश्किलों से जूझते हुए सुरेश और गायत्री ने अपने घर की नींव रखी और उसके बाद एक एक पाई जोड़कर अपना घर बनवाया। मम्मी, मैंने आपको कितनी बार बोला है, ये दोनों मुझे पढ़ने ही नहीं देते, इनको इस रूम से बाहर निकालो, मुझे कुछ नहीं पता। देख बेटा, घर के बाहर भी कितनी ठंड है, अब बेचारे बाहर गली में खेल तो नहीं सकते ना कि मैं उनको बाहर खेलने के लिए भेज दूं। तो आप ही बताओ, मैं पढ़ू कि नहीं पढ़ू? अब माँ बेटे के बीच हो रही बहस को बाहर बैठे दादाजी सुन रहे थे, तभी वो आवाज लगाते हैं। क्या हुआ बिट्टू, इतनी जोर से क्यों नाराज हो रहे हो? दादाजी, मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, क्या करूं? लेकिन बेटा, तुम्हारे पिताजी, चाचा जी, तुम्हारी बुआ सब इसी घर में रहकर पड़े हैं, फिर तुम लोगों के बीच में सामंजस्य क्यों नहीं है? बिट्टू अपने दादाजी की बात सुनकर बिना कुछ कहे चला जाता है और कोने में जाकर रोने लगता है। तभी मोहन आता है। अरे बिट्टू, तुम यहाँ ऐसे कैसे? मेरा कल एग्जाम है, चिंकी पिंकी गोलू मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे। अब क्या करे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पापा जी से फिर से अपनी बात रखकर तो देखो, शायद आज मान जाए। मेरी बात कब मानी जाएगी मम्मी? अच्छा, हमारी बिटिया रानी की भी कोई फरमाइश है? सुमन, तुमने कभी बताया नहीं मुझे। अब क्या ही बताती आपको, पहले से आप इतना परेशान है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, बताओ तानिया। पापा जी, मेरा इस बार 12th कंप्लीट हो रहा है और अभी फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैंने इतनी बार मम्मी को कहा, उन्होंने कुछ आंसर ही नहीं किया। क्यों सुमन, क्या चक्कर है, क्यों आंसर नहीं किया? अरे उसकी फीस पूरे 3 लाख है, हम कहाँ से करेंगे? इतनी फीस सुनकर मोहन का चेहरा भी उदास हो जाता है। अच्छा बेटा, मैं कुछ करता हूँ। सब शाम को खाने की टेबल पर इकट्ठा होते हैं। पापा जी, क्या राय है आपकी? आप बताओ तो फिर हम आगे का कुछ सोचे। अभी यहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। अरे हाँ भैया, प्रॉपर्टी से याद आया,
अभी यहाँ पिछली गली में ही जो मेरा कलीग रहता है ना, उसने अपने घर को एक बिल्डर को देकर कितना ही बढ़िया डील की। क्या डील की, जरा हमको भी बताओ ना। अरे उसने अपने घर को डीलर को दिया, डीलर ने पुराने घर को नया बना दिया, जिसमें उसने कुल 5 फ्लोर बनाया, 3 इनको दिए और बाकी 2 डीलर के। अभी रमन अपनी बात कह रहा था कि सुरेश जी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन जमीन किसकी रही फिर? ये सुनकर रमन चुप हो जाता है। जमीन किसी की नहीं रही बाबूजी, वो सबकी बराबर ही रही। बस आप ये मान लीजिए कि फ्लैट सिस्टम हो गया। अरे बेटा, फ्लैट सिस्टम बनाने के लिए थोड़ी ना मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने अपनी हड्डियां इस घर के लिए घिसी थी। तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग कितने छोटे छोटे थे, कैसे कैसे करके एक एक छत डलवाई है। अरे तेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो आज हम इस घर में नहीं बैठे होते बेटा। मैं आज तक उसका वो सोने का हार नहीं बनवा पाया जो इस घर को बनवाने में सुनार को गिरवी रख दिया था। लेकिन पापा जी, अब हमारी फैमिली बड़ी है और हमारे पास पूरे घर में कुल 3 कमरे हैं। अब एक कमरा आपका और मम्मी जी का, बाकी हम दोनों के बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। हाँ हाँ, अब तुम भी कहोगे जो हमेशा से तुम कहते आए हो, बच्चों को प्राइवेसी नहीं मिलती, घर में जगह नहीं दिखाई देती, ये वो। लेकिन ये घर हमारे अरमानों की जमीन पर खड़ा हुआ है। हम इसे बिल्डर को नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। उम्मीद से खिले सबके चेहरे फिर से मुरझा जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर एक दिन रमन ऑफिस से बड़ा ही थका और मुरझा हुआ चेहरा लेकर आता है। क्या हुआ रमन बेटा, तेरा चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ क्यों है? लेकिन रमन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। सीमा बहू, सीमा बहू, क्या हुआ? रमन ने कुछ जवाब नहीं दिया और अंदर जाकर बैठ गया। अच्छा मम्मी जी, मैं जाकर देखती हूँ, ऐसा क्या हो गया भाई इनको। सीमा रमन के पास जाकर पूछती है, क्या हुआ, आपने कोई जवाब नहीं दिया? मम्मी जी कुछ पूछ रही थी आपको। मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है सीमा, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं जाती हूँ और आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में सीमा रमन के लिए बढ़िया सी चाय बनाकर पहुंचती है और उसके मन के तार टटोलती है। चलो बताओ क्या हुआ। अरे सीमा, तुमको पता तो है मेरी जॉब में कितनी परेशानियां चल रही थी। आज मेरे बॉस से मेरी कहा सुनी हो गई और मैंने फाइनली रिजाइन कर दिया। ये सुनकर सीमा एकदम चौंक जाती है, लेकिन उसे ये समझ थी कि अभी उसे ऐसा रिएक्ट नहीं करना है, इसलिए वो एकदम आराम से रमन से बात करती है। अरे तो इसमें टेंशन की क्या बात है? अब जब बॉस आपको परेशान कर ही रहा था तो आपने बिल्कुल ठीक किया। अब आप सारी बातें दिमाग से निकाल कर थोड़ी देर आराम करो। मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। शाम को जब सब खाने के टेबल पर मिलते हैं तो गायत्री जी फिर से उसी बात का जिक्र करती है। अरे रमन, तुमको क्या हुआ था जब मैंने तुम्हें आवाज दी और तुम बिना जवाब दिए ही चले गए? कुछ नहीं माँ, बस मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए। अरे ऐसा क्या हुआ मूड को, जरा मैं भी तो जानूं। आजकल बच्चों के बिना बात के मूड बड़े ही जल्दी खराब हो जाता है। बाबूजी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। मैं बड़े ही दिनों से उससे परेशान चल रहा था। अचानक ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। क्या नौकरी छोड़ दी? अरे नौकरी मजाक है क्या जो छोड़ दी? बाबूजी, मैंने आपको आज से 1 साल पहले ही कहा था कि ये नौकरी मेरे से अब नहीं हो रही है। मैं कोई अच्छा बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है रमन। आजकल की नई जनरेशन बिजनेस की तरफ ही भाग रही है, क्योंकि अगर हम दिन रात अगर मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारे लिए होता है। और जॉब में क्या ही है, कंपनी पूरे साल के एंड में बस थोड़ी सी सैलरी बढ़ा देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा भैया। अच्छा, लेकिन अब आगे क्या करोगे? मुझे कुछ पता नहीं है। अरे अब तुम्हें यह नहीं पता कि आगे क्या करना है, तो ये क्या अब मैं बताऊंगा? माहौल में गर्मी बढ़ते देख सुमन जी बात संभालती है। लो जी, सब लोग बढ़िया गरम गरम गुलाब जामुन खाओ। लो जी। सब खा पीकर अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रमन पूरे हफ्ते घर पर ही रहता है, जिसे देखकर सीमा, मोहन और सुमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मोहन, सुमन, रमन, सीमा चारों लोग एक साथ बैठे थे और सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रमन, मैं तुम्हारे फैसले को गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन अब क्या करूं जिससे तुम भी अपने काम में बिजी हो जाओ। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे बिजनेस को मैं भी आगे ज्वाइन कर लूंगा। सही बात है, जिससे शुरू में भैया के बिजनेस को ग्रो होने तक आप फैमिली के खर्चे संभालना, जिससे दोनों लोग ही सेटल हो जाओगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो दिन रात ये चिंता खाई जा रही है कि इनके बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मोहन भाई, अगर आप बाबूजी को मना लो, अगर हम बिल्डर से फ्लैट बनवा लेंगे तो हमारे पास 3 फ्लोर भी होंगे और साथ में हमें 20 लाख भी मिलेंगे, जिससे मैं अपना बिजनेस सेट कर लूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने भैया,
और तो और तानिया भी पूरे 2 साल फैशन डिजाइनिंग के लिए जिद कर रही है, उसका भी एडमिशन करा देंगे। सही कहा भाभी, अगर हमारे हाथ में 4 पैसे होंगे तो हम बाकी के 3 बच्चों का एडमिशन भी किसी अच्छी स्कूल में करा देंगे। बिल्कुल सही कहा सीमा, बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य भी उतना ही जरूरी है। अरे रुक जाओ भाई, हमारी वीर नारियों, इतनी लंबी लंबी प्लानिंग तो तुमने कर ली, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से ये भी बता दो। वही ना भैया, तालाब खुदा नहीं मगरमच्छ पहले ही कूदने लगे। ये सुनकर माहौल में थोड़ी नरमी आती है, सब हंसने लगते हैं। भैया बात तो आपको ही करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। मरता क्या ना करता। आखिरकार मोहन फिर एक दिन मौका देखकर अपने माँ और बाबूजी के पास बैठता है और फिर वो जिक्र करता है जिसके लिए वो आया था। बाबूजी, आप देख रहे हो कि रमन को घर में बैठे बैठे कितने दिन हो गए, आप लोग कुछ सोचते क्यों नहीं? अरे अब इस बार में मैं क्या ही सोचूंगा भाई, अब यह तो वो खुद ही सोचेगा ना। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब जब उसने सोच ही लिया है कि उसे बिजनेस करना है तो आप लोग उसे सपोर्ट करिए ना। बेटा, तुम गायत्री के बेटे हो, तुम अब बिना बात घुमाए सीधी बात पर आ जाओ, आखिर क्या कहना चाहते हो? माँ बाबूजी, वो ना कल मुझे एक बिल्डर फिर से टकराया तो वो मोहन अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सुरेश जी और गायत्री के चेहरे गुस्से से तमतमाने लगते हैं। फिर वही बात, अरे जब मैंने कह दिया कि मेरे जीते जी ये घर नहीं बनेगा तो फिर क्यों तुम लोग उस बात के पीछे पड़े हो? ठीक है, आप लोगों को जो ठीक लगे वो करो, लेकिन आपने ही सिखाया है कि लाइफ में कभी भी जिद नहीं पकड़नी चाहिए, लेकिन आज आप लोग। मोहन उदास होकर अपना लटका हुआ चेहरा लेकर वहां से चला जाता है। आज देर रात गए गायत्री जी को पूरी रात नींद नहीं आती, कुछ न कुछ विचार करती रहती है। आज कैसे संकट में फंसी हूँ मेरे महादेव, एक तरफ हमारी भावनाएं है तो दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। अभी गायत्री जी अपनी करवटें बदल रही थी, तभी सुरेश जी की आंख खुल जाती है। क्या हुआ गायत्री, तुम इतनी रात को भी जाग रही हो क्या? कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रही थी कि बच्चे बार बार कह रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। अरे करना क्या है, हमने जो कहा है बस सही है। इसी तरह बातें करते हुए वो सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह सब नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं। बोलो क्या बात है, तुम्हारे पापा आज नाश्ते के लिए नहीं आए? जाओ उनको बुला लाओ। दादी, पापा को बड़ा ही तेज बुखार है। अरे रमन को बुखार? अरे बहू, क्या हो गया, रमन को जरा बुलाओ। पापा जी वो बस अभी दवा खाकर लेटे हैं, जागते ही मैं उन्हें आपसे मिलने को कहूंगी। अभी सब बात कर रहे थे कि तभी रमन सामने से आता हुआ दिखता है। हाँ बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? अरे बेटा, तुमको बुखार अचानक कैसे आ गया, और तुम तो सो रहे थे। अरे इतनी तेज आवाजें आ रही है, बगल में ही कमरा है, कैसे सो सकता हूँ। गायत्री जी अपने बेटे को बराबर देखे जा रही थी। मोहन, रमन वो बिल्डर हमसे मिलने कब आ सकता है? ये सुनकर सबके चेहरे एकदम से फक पड़ जाते हैं। क्या कहा माँ, आपने भी क्या कहा? मैंने अभी वही कहा जो तुम सबने सुना। लेकिन गायत्री जी। लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने अपना निर्णय ले लिया है। सच में माँ, हम अपना ये घर फिर से नया करवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सबके चेहरे यूं खिल उठे कि बस जैसे बरसात में मोर बनकर नाच रहे हो, सिवाय सुरेश जी के। सुरेश जी वहां से उठकर चले जाते हैं और कई दिनों तक बच्चों से कोई बात भी नहीं करते। घर टूटने का काम शुरू हो जाता है और बड़े ही जोरों शोरों से काम चलने लगता है। देख लो, ये घर इतने मजदूर मिलकर भी नहीं तोड़ पा रहे, कितना मजबूत घर था हमारा। इन बच्चों ने मेरा दिल एकदम से तोड़ दिया, पता नहीं अब मैं कितना दिन और जी पाऊंगा। मुझे मेरे अपने घर से दूर करके तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। सुरेश जी की ऐसी बातों को सुनकर गायत्री जी उन्हें बहुत समझाती है, लेकिन वो हर वक्त बस उल्टा सीधा ही बोलते रहते हैं। अब नया घर बन चुका था। मोहन और रमन ने जो डील बिल्डर के साथ की थी, उसके हिसाब से उनको 3 फ्लोर मिले और साथ में 20 लाख रुपए भी। पिताजी चलिए, आज हमारा नए घर में गृह प्रवेश है। आपने कोई बड़ा प्रोग्राम तो नहीं रखा, सब साथ में चलते हैं। अरे बेटा, कोई बड़े प्रोग्राम की जरूरत भी नहीं है। अभी हमें अपने पैसों को बड़े ही हिसाब से खर्च करना है। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अब यहाँ इस किराए के घर में ही ठीक हूँ। आप बिना बच्चों के जैसी जिद लेकर बैठे हो। अब तो जो होना था हो गया, नया घर बन गया। हमारे बच्चों के पास उनके काम के लिए पैसे भी आ गए। अब हमारे नाती पोते अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, और हमको क्या चाहिए। गायत्री जी के इतना कहने पर सुरेश जी भी सबके साथ चल देते हैं। जैसे ही सुरेश जी नए घर में कदम रखते हैं, उनका चेहरा चमक उठता है, जिसे रमन और मोहन बड़े ही ध्यान से देखकर खुश हो रहे थे। पिताजी, ठीक है ना घर?
ठीक ही है, खास कुछ नहीं है। आइए पिताजी माँ, आपका रूम इधर है। रमन के कहे अनुसार सब उसके पीछे चल देते हैं। गायत्री और सुरेश अपना कमरा देखकर बड़ा ही खुश होते हैं। ये लीजिए, ये रही सामने बढ़िया सी बालकनी, और ये रही रेस्ट चेयर, और इस नए घर में आपके रूम में ही अटैच बाथरूम भी बनवाया है। अरे ये तो बड़ा अच्छा किया तुम लोगों ने। साथ ही साथ हमारे पास पूरे 3 फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पर आप लोग आराम से रहिए, जिससे आपको सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी होगी। बाकी के 2 फ्लोर पर भी कुछ 4 कमरे हैं, जिसमें हमारे बच्चे भी आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ माँ बाबूजी, अब आप लोग आराम से पूरा दिन टीवी पर सत्संग देखो, भागवत सुनो, कोई दिक्कत नहीं। अरे सबसे बढ़िया, अब हमारे ननद लोग भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे भी बड़े आराम से इधर से उधर से इधर खिलखिलाते हुए दौड़ लगा रहे थे। थैंक यू सो मच दादू फॉर दिस डिसीजन। आज आपके कारण ही मैं फैशन स्कूल में पढ़ने जा सकूंगी। ये सुनकर गायत्री और सुरेश के संग सबके चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। अब रमन भी जल्दी ही अपना नया बिजनेस शुरू कर लेता है, और इधर तानिया का एडमिशन भी फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में कर देते हैं, जिससे वो भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। अरे मोहन और रमन बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? आज महीनों बाद बाबूजी के मुंह से ये सुनकर मोहन और रमन बड़े ही खुश होते हैं। बाबूजी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया कि आज मैं जब सुबह सुबह पार्क घूमने गया तो मुझे मेरे बचपन का दोस्त रमेश मिल गया। अच्छा, रमेश अंकल, बड़े सालों बाद मिले। अरे वही तो। अब जब उसने घर आने का जिक्र किया तो उसको मैंने बड़े झिझकते हुए अपने घर के बारे में बताया, क्योंकि मेरे मन में यह शंका थी कि वो कहीं मेरे फैसलों को लेकर कुछ कह ना दे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट बेटा। अच्छा, क्या कहा उन्होंने बाबूजी? अरे उसने कहा कि ये तो बड़ा ही अच्छा फैसला है जो तुमने वक्त रहते ले लिया, क्योंकि उससे इस मामले में चूक हो गई और उसके बेटे के सर पर अब बहुत बड़ा कर्जा हो गया है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम दोनों की बात को इतने समय तक टाली, लेकिन